रोज रात मंजुलिका बनने वाली सास। कल्पना शहर के अपने बेहद आलीशान और मॉडर्न बंगले के हॉल में, जहां कीमती झूमर, महंगे सोफे और दीवारों पर पेंटिंग सजी है, अपने पति पृथ्वी सिंह, दोनों बेटों प्रखर, रवि और विवेक और दोनों बड़ी बहुओं निवेदिता और आरुषि के साथ बैठी अपनी होने वाली नई बहू नव्या के बारे में बात कर रही हैं। विवेक के लिए उसका रिश्ता तय हो चुका है। बहुओं, बताओ तो सही, तुम्हारी होने वाली देवरानी नव्या तुम्हारे देवर के लिए ठीक तो है ना? कोई कमी तो नहीं? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, नव्या में कोई कमी नहीं है। जैसी गुणी और समझदार देवरानी हमने सोची थी वो बिल्कुल वैसी ही है। अब तो बस उसकी एंट्री का इंतजार है, फिर हमारी तिगड़ी पूरी हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, निवेदिता दीदी बिल्कुल सही कह रही है, नव्या बहुत प्यारी है। मैं अपने सबसे छोटे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, शहर का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक करूंगी। मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करें। तभी कल्पना का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। मैं अभी आई। कल्पना फोन उठाकर बालकनी में चली जाती है। कुछ देर बाद कल्पना फोन पर बात करके वापस आती है। सुनो सब लोग, विवेक की शादी तो होगी, लेकिन जयपुर या किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं, बल्कि अपने गांव की पुश्तैनी हवेली में। क्या? गांव की हवेली? तुम्हें अचानक इतने सालों बाद गांव की उस पुरानी हवेली का ख्याल कैसे आ गया कल्पना? हाँ मम्मी जी, अभी तो आप देवर जी की शादी शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में करने और डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रही थी, फिर अचानक ये गांव की हवेली का फैसला। क्या गांव में हमारी कोई हवेली भी है? हाँ बहू, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी आलीशान और पुश्तैनी हवेली है, जिसके बारे में अब तक तुम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसके बारे में सब पता चले। लेकिन कल्पना, उस हवेली में तो हम सालों से नहीं गए हैं। पता नहीं इस समय उसकी कैसी हालत होगी। धूल मिट्टी और जर्जर हालत होगी उसकी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने हवेली की देख रेख रखने करने के लिए जिन्हें रखा हुआ है, उन्हें फोन करके हवेली की साफ सफाई करने के लिए बोल दिया है। बहुओं, तुम दोनों तुरंत पैकिंग शुरू कर दो, हम जल्द ही गांव के लिए निकलेंगे। तुम्हारे देवर की शादी वहीं से होगी, वो भी जल्द से जल्द। इधर कल्पना की दोनों बहुएं अपने अपने आलीशान रूम्स में जाकर पैकिंग में लग जाती हैं और उधर कल्पना का कॉल आते ही पप्पू और संजय मजदूर लगाकर हवेली के गार्डन की छटाई, पत्थरों की सफाई और पेंटिंग्स का काम जोर शोर से करवाने लगते हैं। हवेली के ठीक सामने वाली हवेली की बालकनी से पृथ्वी सिंह के छोटे भाई बसंत और उनकी पत्नी सरिता खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। अरे, अचानक बंद पड़ी ये हवेली की साफ सफाई क्यों होने लगी? यहाँ कोई रहने आ रहा है? और जेठ जी और जेठानी जी ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। बसंत और सरिता की तरह ही उसी हवेली के पास वाली हवेलियों की बालकनी में खड़े पृथ्वी सिंह के सबसे छोटे भाई सुखेंद्र, भास्कर और उनकी पत्नियां रूपवती और नीलम के मन में भी यही सवाल है। 2 दिन बाद हवेली की साफ सफाई का काम लगभग पूरा हो जाता है और हवेली के सामने 5 चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं। पहली कार से प्रखर और निवेदिता उतरते हैं, दूसरी कार से वीर और आरुषि, तीसरी गाड़ी से कल्पना, पृथ्वी और विवेक बाहर आते हैं। बाकी 2 में उनका सामान होता है। वाह मम्मी जी, इतनी आलीशान हवेली, लाल पत्थरों का ये नक्काशीदार काम, ये तो किसी महल जैसी लग रही है। इतनी खूबसूरत हवेली आपने अब तक हमसे छुपाकर क्यों रखी थी? पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? निवेदिता की तरह आरुषि भी लाल पत्थर से बनी हवेली की बारीक नक्काशी और उसकी भव्यता देखकर हैरान रह जाती हैं। हाँ मम्मी जी, ये तो सचमुच अद्भुत है। बहुओं, पहले मुझे इस हवेली की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे हवेली की जरूरत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ लाने का फैसला किया। पूरा परिवार एक साथ हवेली के आलीशान दरवाजे से हवेली के अंदर जाता है। कल्पना की बड़ी बहू जैसे ही हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखती है। वाह, छोटी बहू नव्या कितनी किस्मत वाली है ना, जो शादी के बाद अपने ससुराल का पहला कदम इस आलीशान हवेली में रखेगी। अगले दिन से ही हवेली का आंगन गुलाब और गेंदे के फूलों और लाइटों से सज जाता है और ढोल नगाड़े के तान के बीच विवेक हल्दी के मंडप पे बैठ जाता है। हल्दी के फंक्शन में पूरे गांव और रिश्तेदारों के साथ उसके तीनों चाचा और चाचियां भी शामिल हैं। ढोल नगाड़ों की तान पर निवेदिता और डांस करती है। तभी निवेदिता की नजर अपनी सास कल्पना पर पड़ती है, जो चुपके से हल्दी का फंक्शन छोड़कर केयर टेकर अतुल के साथ बालकनी की ओर जा रही है। निवेदिता आरुषि को रोकती है और अपनी सास की तरफ इशारा करती है। आरुषि, जरा उधर देख तो, मम्मी जी हल्दी का फंक्शन छोड़कर उस नौकर अतुल के साथ बालकनी की तरफ जा रही हैं। अरे छोड़ो ना जेठानी जी, घर का कोई जरूरी काम या मैनेजमेंट की बात होगी, आप क्यों टेंशन ले रही है? आप तो एंजॉय कीजिए।
दोनों देवरानी जेठानी डांस करने लगती हैं और फिर धूमधाम से हल्दी की रस्म पूरी होती है और अगले दिन धूमधाम से विवेक की बारात हाथी और घोड़ों से सजकर निकलती है। फिर उसके अगले दिन कल्पना का छोटा बेटा और बहू विवेक और नव्या का एक सुंदर सजाए गए रथ में सवार होकर हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। गांव के लोग उन पर फूलों की बारिश करते हैं। रथ के पीछे कल्पना अपनी दोनों बहुओं के साथ चल रही होती है। मम्मी जी, आपने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया। इतनी आलिशान पुश्तैनी हवेली होते हुए भी आपने हमारी शादी यहाँ से नहीं करवाई। देखिए देवरानी की कितनी ग्रैंड एंट्री हो रही है। हमने तो इतनी शानदार एंट्री मिस कर दी। कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों भी छोटी बहू के साथ दोबारा ऐसी ग्रैंड एंट्री कर लेना, लेकिन उससे पहले क्या मम्मी जी? कुछ नहीं बहू, छोड़ो। बात अधूरी छोड़कर कल्पना अपनी बहुओं के साथ हवेली के अंदर पहुंच जाती है। विवेक के साथ नव्या रथ से उतरकर दहलीज पर रखा चावल का कलश गिराकर हवेली में प्रवेश करती है। वो चकित होकर विशाल झूमरों और दीवारों को निहारने लगती है। तभी उसकी सास कल्पना अपने पास खड़े तीनों देवर बसंत, सुखेंद्र और भास्कर को देखती है। अरे छोटी बहू, हवेली को बाद में निहार लेना, पहले अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। शाम को मुंह दिखाई की रस्म भी है। बाकी अब तो ये हवेली हमारी ही रहेगी। इस हवेली का एक हिस्सा भी कभी किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। कोई भी कल्पना की कही बात का मतलब नहीं समझ पाता। कल्पना की छोटी बहू अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को हवेली के हॉल में गांव की औरतों और रिश्तेदारों के बीच कल्पना की तीनों देवरानियां सरिता, रूपवती और नीलम स्टाइलिश कपड़ों में बैठी हैं। तभी नव्या राजशाही लाल जोड़े में सजी अपनी जेठानियों के साथ हॉल में आती है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारी जेठानी ने अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश शहर में करवाया, लेकिन तीसरी का गांव की हवेली में करवा रही है। मैं अब अपनी बहुओं को बताना चाहती हूँ कि शहर के अलावा गांव में भी हमारी एक हवेली है और ये बात कोई गलती से भी ना भूले। तभी संजय हॉल के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और निवेदिता उसे देखकर उसके पास जाती है। अरे संजय, तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मुंह दिखाई की रस्म चल रही है और यहाँ मर्दों का आना सख्त मना है। तभी उसकी सास कल्पना वहाँ आती है और बहू तुम रुको, मैं देखती हूँ क्या बात है। कल्पना तुरंत संजय के पीछे पीछे हवेली की छत की ओर चली जाती है। नव्या ये सब दूर से देख लेती है और सोच में पड़ जाती है। मुंह दिखाई की रस्म छोड़कर मम्मी जी उस नौकर के साथ इतनी हड़बड़ी में छत पर क्यों गई हैं? हवेली की छत पर ले जाकर संजय कल्पना से कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे वो खुद बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इस हवेली को बचा कर रखूंगी। मुंह दिखाई की रस्म कल्पना के बिना ही पूरी होती है। फिर अगले दिन हवेली के बहुत बड़े डाइनिंग टेबल पर कल्पना के तीनों बेटे, पति, उसके तीनों देवर और देवरानियां बैठे हुए हैं। तभी कल्पना की तीनों बहुएं किचन से खीर लेकर आती हैं और सबको सर्व करने लगती हैं। जेठानी जी, आपने तो अपने सबसे छोटे बेटे की शादी इस हवेली में बड़े धूमधाम से कर ली। अब कुछ महीनों बाद मेरे बेटे की भी शादी है, तो क्यों ना मैं भी अपने बेटे की शादी इसी हवेली में रख लूं? बिल्कुल नहीं, ये हवेली सिर्फ मेरी है। मैं यहाँ अपने बेटों के अलावा किसी और के बच्चे की शादी नहीं होने दूंगी। मैं इस हवेली का 1 इंच हिस्सा भी किसी को नहीं दूंगी। समझे आप लोग? बहुत हो गया अब। अरे कल्पना, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना भड़क क्यों रही हो? उसने तो बस शादी के लिए हवेली मांगी थी। तुम इतना कड़वा क्यों बोल रही हो? अरे जेठ जी, बोलने दीजिए जेठानी जी को। इन्हें लगता है कि हम इनकी संपत्ति हड़प लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी। हमने तो बस अपना हक लिया है, वो भी जेठ जी की मर्जी से। हाँ, मुझे सब पता है कि तुमने धोखे से क्या क्या लिया है। वैसे भी इस कबाड़ हवेली को कौन लेना चाहेगा? इसे आप अपने पास ही रखिए जेठानी जी, और नौकरों की जगह अपनी इन 3 बहुओं को हवेली की साफ सफाई में लगा दीजिए। इनका भी मन लगा रहेगा और आपका मुफ्त में मनोरंजन होता रहेगा। कल्पना की तीनों देवरानी और देवर हंसते हुए ताने मारकर खाना खत्म करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और अपनी तीनों बहुओं के कहने पर कल्पना उन्हें गांव दिखाने ले जाती है। कल्पना अपनी बहुओं के साथ गांव के चौराहे पर पहुंचती है कि तभी चौराहे पर बैठा गांव का सरपंच कल्पना को देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है। भाभी जी, अच्छा हुआ आप यही मिल गई हैं। मैं आपके पास हवेली ही आने वाला था। सरपंच साहब, कोई जरूरी काम था क्या? जी भाभी जी, जरा एक तरफ आइए। कल्पना अपनी बहुओं से थोड़ा दूर हटकर सरपंच के पास जाती है। भाभी जी, आपको शायद पता नहीं है, आपकी हवेली की कीमत 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है और मैंने तो ये भी सुना है कि अगले कुछ महीनों में गांव के पास से हाईवे निकलने वाला है, जिससे हवेली की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी सौदा करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा।
अच्छा, तो इसीलिए वो गिद्ध इस हवेली पर मंडरा रहे, लेकिन मैं उन्हें उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कल्पना से हवेली की बढ़ी हुई कीमत के बारे में बात कर सरपंच वहाँ से चला जाता है। फिर कल्पना की तीनों बहुएं उसके पास आती हैं। मम्मी जी, ऐसा क्या कहा सरपंच जी ने कि अचानक आपका चेहरा उतर गया? कुछ नहीं बहू, चलो हमें तुरंत हवेली वापस जाना होगा। हवेली पहुंचकर कल्पना की तीनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन तभी हॉल की पेंटिंग साफ कर रहा संजय कल्पना के छत पर जाने के बाद संजय भी वहां पहुंचता है। संजय, बताओ तुमने मुझे इस समय अचानक छत पर क्यों बुलाया? संजय चारों तरफ देखता है और फिर कल्पना के पास आता है। खबर ही ऐसी है कि क्या बताऊं, मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पक्की जानकारी निकाली है। आपके तीनों देवर और देवरानियां इस हवेली को हथियाने के लिए मालिक की हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। क्या वो नीच हवेली हथियाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं? मेरे पति की जान लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती हूँ। नहीं मालकिन, पुलिस में जाने की गलती भूल कर भी मत करिएगा। यहाँ का एसआई पूरी तरह से उनके पक्ष में है और उनसे घूस ले चुका है। जब तक उस एसआई का तबादला नहीं हो जाता या कोई बड़ा अधिकारी नहीं आता, तब तक पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करेगी। तो फिर मुझे ही उस एसआई और इनका इलाज करना पड़ेगा। संजय से बात करने के बाद कल्पना की नींद उड़ जाती है। उस दिन रात में सबको नींद आ जाती है, लेकिन कल्पना की आंखों से नींद दूर थी। वो कमरे से बाहर निकलकर पूरी हवेली में टहलने लगती है। तभी पृथ्वी की आंख खुलती है और वो ढूंढते हुए हॉल में जाता है और कल्पना को हॉल की दीवारें निहारते हुए पाता है। कल्पना, तुम आधी रात को हवेली में ऐसे क्यों घूम रही हो? बस देख रही हूँ, आपकी बहादुरी की निशानी सालों से सीना ताने खड़ी है। कल्पना, तुम दिन में देख लेना, अभी सो जाओ। आप जाकर सो जाइए, मैं बस अभी आती हूँ। कल्पना के कहने पर पृथ्वी वहां से चला जाता है। फिर कल्पना हवेली के सबसे पुराने और बंद पड़े हिस्से में जाती है, अपनी स्वर्गीय दादी सास के कमरे में। कमरे का दरवाजा पुराना है, अंदर धूल जमी है। दीवार पर उसकी दादी सास की एक पुरानी पेंटिंग टंगी है, जिसमें वो पारंपरिक नृत्यांगना मंजुलिका की पोशाक में घुंघरू पहने और बालों में गजरा लगाए खड़ी हैं। उसी के नीचे एक लकड़ी का पुराना बक्सा रखा है। मेरी दादी सास भी कितना अद्भुत नृत्य करती थी। जब भी वे पैरों में घुंघरू बांधती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा नाच रही हो। तभी उसका दम घुटता है और वो खिड़की खोल देती है और फिर बक्सा खोलकर उसके अंदर रखी अपनी दादी सास की पीली और लाल साड़ी और घुंघरू देखती है। क्यों ना आज मैं भी पहन कर देखूं कि मेरी दादी सास के पैरों में जादू था या इन कपड़ों और घुंघरुओं में। कल्पना बक्से में से पूरी भरी हुई पीली साड़ी, घुंघरू और श्रृंगार का सामान निकालती है। वो तुरंत साड़ी पहनकर आंखों में मोटा काजल लगाती है, बाल बिखेर लेती है और आईने के सामने जाकर अप्सरा का पोज बनाकर पैर हिलाकर घुंघरू बजाती है। मैं तो बिल्कुल अपनी दादी सास जैसी लग रही हूँ। अगर कोई मुझे इस रूप में देख ले तो यही समझेगा कि वही वापस आ गई हैं। कल्पना को नहीं पता था कि खुली खिड़की से हवेली के बाहर से गुजर रहे हरीश और सुखी उसकी नाचती हुई परछाई को नाचते हुए देख रहे हैं। अरे, हवेली की खिड़की में वो परछाई किसकी है? अरे हाँ यार, देख, कोई औरत बिखरे बालों में कैसे गोल गोल घूम कर नाच रही है। कहीं उस हवेली में भूत तो नहीं? मैंने अपनी दादी से सुना था कि कई दशकों पहले इस हवेली में एक नृत्यांगना रहती थी। कहीं ये उसी की आत्मा तो नहीं है? हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। भागो यहाँ से। वो दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। इस बात से बेखबर कल्पना अपनी दादी सास की पोशाक निकालकर अपने कमरे में आकर सो जाती है। 2 दिन बाद कल्पना हवेली की बालकनी में अपनी 3 बहुओं के साथ चाय पी रही थी। तभी सामने वाली हवेली की बालकनी में उसकी 3 देवरानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे चाची जी प्रणाम, इतने दिन हो गए, आप हवेली में चाय पर नहीं आई, आइए ना कभी। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दो, हमें तो डर लगता है तुम्हारे घर में वो है ना। कौन है हमारे घर में चाची जी? वही जिसके बारे में पूरा गांव बातें कर रहा है, मंजुलिका की आत्मा। वो तीनों बालकनी के अंदर भाग जाती हैं। कल्पना अपनी देवरानी की बात सुनकर मन ही मन एक योजना बनाती है। अगर मैं अपने पति को बताऊंगी कि उनके भाई उन्हें मारना चाहते हैं तो वो कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये मंजुलिका वाला आइडिया बहुत काम का है। मैं मंजुलिका का रूप धरकर ही लालचियों को हवेली से दूर रखूंगी और अपने पति की जान बचाऊंगी।
उसी रात सब लोगों के सो जाने के बाद कल्पना अपनी दादी सास के कमरे में जाती है और अपनी दादी सास की पोशाक पहनकर मंजुलिका का पूरा डरावना रूप धारण करती है। आंखों में गाढ़ा काजल, बिखरे बाल, हाथों में लाल आलता और पैरों में भी भारी घुंघरू पहनकर हवेली की छत और बालकनी में जाकर घुंघरू चनकाते हुए एक डरावने सुर में धीमी आवाज में गाने लगती है और नाचती है। आओ ले चलूं तुमको सारे गामा तारों के शहर में पादानी। कल्पना की आवाज सुनकर सामने वाली हवेली से उसका देवर बसंत और सुखेंद्र खिड़की से कल्पना की काली परछाई देखकर डर जाते हैं। सुखेंद्र देख, सामने वाली हवेली में वो कौन नाच रहा है। तभी अचानक परछाई गायब हो जाती है क्योंकि कल्पना पलक झपकते ही पिलर के पीछे छिप जाती है। अरे अभी तो वो वहीं खड़ी थी, एकदम से गायब कैसे हो गई। वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और खिड़की बंद कर लेते हैं। कल्पना उन्हें डराकर अपनी दादी सास के कमरे में जाकर पोशाक उतारकर चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती है। उस रात के बाद कल्पना हर रात मंजुलिका बनकर हवेली की छत और बालकनी में जाकर नाचती और गाती, फिर चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती। फिर एक रात उसकी छोटी बहू नव्या को प्यास लगती है और वो अपने कमरे से बाहर पानी पीने निकलती है। तभी वो कल्पना को चुपके से दादी सास के कमरे में जाते हुए देखती है। अरे मम्मी जी इतनी रात में उस बंद कमरे में क्या करने जा रही हैं? नव्या अपनी सास के पीछे पीछे जाती है और दरवाजे की दरार से देखती है। उसकी सास मंजुलिका वाली साड़ी पहनकर बालों को बिखेर रही है और आंखों में काजल लगा रही है। फिर वो पैरों में घुंघरू बांधकर खिड़की के पास जाकर नाचने लगती है। आओ ले चलूं तुम्हें मैं तारों के शहर में। अपनी सास को नाचते देखकर नव्या अपनी जेठानियों को कॉल करके वहां बुला लेती है। फिर कुछ देर बाद कल्पना जैसी बालकनी और छत पर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, अपनी बहुओं को सामने खड़ा पाती है। मम्मी जी, आप ये मंजुलिका जैसे कपड़े पहनकर रात को यहाँ क्यों नाच रही हैं? बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब आई? अच्छा मम्मी जी, तो पिछले कुछ दिनों से जो मुझे छत पर चलने की, पायलों और घुंघरुओं की आवाजें आ रही थी वो आप थी, और नौकर जो मंजुलिका की भूत की बातें कर रहे थे वो सब आपके बारे में था। तभी कल्पना की दोनों बहुएं भी दौड़ते हुए वहां आ जाती हैं। दोनों बहू अपनी सास को डरावने अवतार में देखकर हैरान रह जाती हैं। मम्मी जी ये सब क्या है? आप मंजुलिका क्यों बनी है? हमें सच सच बताइए, कोई बहाना नहीं चलेगा। बहू, मैं ये सब अपनी इस पुश्तैनी हवेली को बचाने के लिए और तुम्हारे ससुर जी की जान बचाने के लिए कर रही हूँ। ससुर जी की जान? मम्मी जी साफ साफ बताइए, कौन पापा जी की जान लेना चाहता है? तुम्हारे ससुर ने अपने भाइयों के अंधे प्यार में आकर अपनी सारी पुश्तैनी जमीन, जायदाद और फैक्ट्रियां उनके नाम कर दी। अब बस ये आखिरी हवेली बची है और वे लालची इस हवेली को हथियाने के लिए तुम्हारे ससुर की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। मम्मी जी वो तो ठीक है कि ये पुश्तैनी हवेली है, लेकिन हमारे शहर में भी तो इतने बड़े बिजनेस चल रहे हैं, हम इतने अमीर हैं, तो फिर इस पुरानी हवेली के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या जरूरत है? बहू, तुम्हें नहीं पता इस हवेली से मेरा और तुम्हारे ससुर जी का कितना गहरा नाता है। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब इस हवेली में मेरा गृह प्रवेश हुआ और पहला कदम रखते ही मैंने क्या देखा। 16 साल की नवविवाहित कल्पना दुल्हन के जोड़े में हवेली में नवयुवक पृथ्वी सिंह के साथ जैसे ही हवेली में गृह प्रवेश करके हॉल में आकर खड़ी होती है, उनके पीछे पीछे 3-4 अंग्रेज अधिकारी और उनके दलाल हवेली में घुस आते हैं। तो पृथ्वी सिंह, क्या ख्याल है, ये हवेली हमें बेच रहे हो या नहीं? अच्छी कीमत देंगे। मिस्टर जॉन, आज मेरी शादी है, मेरी पत्नी का गृह प्रवेश है और ये बदतमीजी मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी जमींदार या राजा आपसे डरते होंगे, मैं पृथ्वी सिंह आपसे नहीं डरता। अपनी ये पुश्तैनी हवेली मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। हम भी देखते हैं कि तुम ये हवेली कैसे बचाते हो। जॉन अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों को हड़पने की आदत लग चुकी है। जॉन शांत नहीं बैठने वाला, मुझे भी उसकी हर चाल के लिए तैयार रहना होगा। पृथ्वी अपनी हवेली और गांव को बचाने के लिए बागी गांव वालों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। एक दिन पृथ्वी सिंह गांव के सैकड़ों लोगों को कुल्हाड़ी और लाठियों के साथ इकट्ठा करके गांव के बाहर खड़ी अंग्रेजों की सेना के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते हैं। ये हवेली मेरे बाप दादाओं के खून पसीने की कमाई है, ये हमारी शान है और स्वाभिमान की निशानी है। जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद है, मैं इस हवेली पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगा। अपनी बहुओं को हवेली का इतिहास बताते हुए कल्पना की आंखों में एक नई चमक थी।
तुम्हारे ससुर ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़कर ये हवेली उनसे बचाई थी और आज उनके अपने ही सगे भाई इस पर कब्जा करने के लिए उनकी बलि चढ़ाने को तैयार है। अब तुम ही बताओ, मैं इस हवेली को उन हत्यारों के हाथ में कैसे जाने देती। कल्पना की तीनों बहुएं कल्पना के आंसू पोंछती हैं और मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब से आप अकेली नहीं है, हम तीनों बहुएं आपका पूरा साथ देंगी। हम इस हवेली को किसी भी कीमत पर उन चाचा जी लोगों के हाथ नहीं जाने देंगे। हाँ मम्मी जी, ये हवेली हमारे पूर्वजों की शान है, जिसे रोज रात मंजुलिका बनकर हमारी सास बचाएंगी। अपनी सास को हिम्मत देकर तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर अगली रात अपने अपने पति के सो जाने के बाद वो तीनों अपनी सास के साथ उसी कमरे में आती हैं और तीनों बहुएं मिलकर अपनी सास को और भी डरावना मंजुलिका का गेटअप देती हैं। निवेदिता उसके बालों को बिखराती है, आरुषि महावर लगाती है और नव्या घुंघरू पहनाकर और काजल लगाकर फाइनल मंजुलिका लुक देती है। मम्मी जी अब आपको देखकर आपके देवरों और देवरानियों को पक्का हार्ट अटैक आएगा। अपनी बहुओं से मंजुलिका बनकर सास बालकनी और छत में जाकर अब और डरावने तरीके से नाचने और गाने लगती हैं। औले चलूं मैं तुमको सारे गामा तारों के शहर में पादानी। उसके घुंघरुओं के छन छन और गाने की आवाज सुनकर अपने अपने कमरों में बैठे उसके देवरों और देवरानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मुझे तो अब हवेली की तरफ देखने में भी डर लगता है। वो मंजुलिका कितनी भयानक है, वो तो मेरे सपनों में भी आने लगी है। हाँ, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं इस हवेली को अपने हाथ से ऐसे नहीं जाने दे सकता। हवेली की कीमत 6 गुना से सीधा 10 गुना होने वाली है। इन दोनों की तरह ही रूपवती, सुखेंद्र, भास्कर और नीलम का भी डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन वो अब हवेली की तरफ देखने से भी कतराने लगे थे। ऐसे ही कई रातों तक चलता रहा। कल्पना रोज रात मंजुलिका अपने देवर और देवरानियों को डराने के लिए बनती थी, लेकिन उसे गांव वाले भी देखते थे। जब भी हवेली के पास से गुजरते उसी के बारे में बात करते। पूजा दीदी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ और चलो यहाँ से, कहीं मंजुलिका हमें दिख न जाए। डरो मत रानी, मंजुलिका रात को ही निकलती है इस हवेली की छत और बालकनी में, तो अभी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों की बातें हवेली की बालकनी में खड़ी कल्पना के दोनों बहुएं सुनती हैं और यार ये गांव वाले भूतों से कितना डरते हैं। जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि मंजुलिका असली में भूत नहीं बल्कि हमारी सास है जो रोज रात मंजुलिका बनती है, तो इनका तो भूतों पर भरोसा ही उठ जाएगा। हाँ दीदी, भूतों पर से भी और हमसे भी, इसीलिए कभी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। भले ही कल्पना के देवर और देवरानी मंजुलिका से डरते थे, लेकिन फिर भी वो हवेली में आते जाते रहते थे। एक शाम जब कल्पना हवेली के गार्डन में अपने पति पृथ्वी सिंह के साथ बैठी थी, तभी वो लोग भी वहां आ धमकते हैं। भैया, जब से हमने सुना है और अपनी आंखों से हवेली में मंजुलिका को देखा है, तब से हमारी नींद उड़ी हुई है और आप यहाँ आराम से गार्डन में बैठे हुए हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इन भूतों में नहीं मानता, तुम भी मत मानो। नहीं भैया, हमें आपकी फिक्र है और भूत सच में होते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो कहता हूँ आप अभी ये हवेली छोड़कर शहर वापस चले जाओ अपने पूरे परिवार के साथ। हाँ, ताकि इस हवेली में नजर गड़ाए बैठे लोग इस पर कब्जा कर ले। भैया देखो ना, भाभी हमेशा ताना ही मारती रहती हैं। हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं। बोलता हुआ भास्कर कल्पना के पैर छूने के लिए उसके पास जाकर झुकता है। भाभी देखना, जिस तरह हमने पूरी पुश्तैनी जायदाद हड़प ली है, उसी तरह ये हवेली भी हड़प लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। देवर जी, आप वो मंजुलिका के बारे में क्या कह रहे थे? कुछ नहीं भाभी, हम अभी जाते हैं, बाद में आएंगे। शाम ढल रही है, मंजुलिका शाम को ही निकलती है। मेरे तीनों भाई भी ना कितनी चिंता करते हैं हमारी, और तुम बेवजह उन्हें ताना मारती रहती हो। अगर सचमुच आपके भाइयों को आपकी चिंता होती तो रोज रात मुझे मंजुलिका नहीं बनना पड़ता। कल्पना उसके बाद भी रोज रात मंजुलिका बनकर सबको डराना जारी रखती है, लेकिन एक रात जब वो मंजुलिका बनकर हवेली की छत पर गाना गा रही थी, तभी पृथ्वी सिंह की नींद खुलती है। वो देखता है कि कल्पना बिस्तर पर नहीं है। ये आज फिर कहाँ चली गई? वो उठकर हॉल में आते हैं, जहाँ पहले से ही उनके तीनों बेटे परेशान घूम रहे थे। पापा जी, आप आधी रात को यहाँ हॉल में क्या कर रहे हैं? अरे प्रखर, तुम्हारी माँ कमरे में नहीं है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। अजीब बात है, हमारी पत्नियां भी अपने कमरे में नहीं हैं। वे सब कहाँ गई?
अभी पूरी हवेली के गलियारे में छन छन घुंघरुओं की तेज आवाज गूंजने लगती है। वो चारों सहम जाते हैं। कुछ देर बाद कल्पना बिखरे बाल, चेहरे पर लिपस्टिक और महावर लगाए अपनी तीनों बहुओं के साथ वहां धमकती है। वाह मम्मी जी, आज तो बड़ा मजा आ गया। उन चाची लोगों के डरे हुए चेहरे देखने लायक थे। आज रात तो उन्हें नींद नहीं आएगी। कल्पना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथों में लाल रंग, चेहरे पर बिखरी लिपस्टिक और ये बाल ऐसे क्यों हैं? माँ, कहीं गांव वाले जो मंजुलिका की आत्मा की अफवाह फैला रहे हैं, वो मंजुलिका तुम ही तो नहीं हो? कल्पना कुछ देर तक उनकी बातें सुनती रही, फिर अचानक, हाँ, वो मंजुलिका मैं ही हूँ। दिमाग खराब हो गया है कल्पना तुम्हारा? तुम ये सब ढोंग क्यों कर रही हो? कल्पना उन्हें सब सच बता देती है कि उसके देवर बसंत, सुखेंद्र और भास्कर हवेली हड़पने के लिए पृथ्वी की हत्या की योजना बना रहे हैं। और उन लालचियों को हवेली से दूर रखने के लिए हमारी सास रोज रात को मंजुलिका बनती है। बकवास बंद करो। मुझे अपने भाइयों पर पूरा भरोसा है। वे संपत्ति के लिए मेरी जान लेने की बात सोच भी नहीं सकते। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता था कि आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सच्चाई खुद आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह ही पृथ्वी के तीनों भाई हवेली में आते हैं। उस समय पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय नाश्ता कर रहा था। अरे आओ आओ, सही समय पर आए हो। लेकिन आज अचानक ऐसे कैसे आना हुआ? भैया, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आपके हवेली की छत और बालकनी में कोई आत्मा घूमती रहती है। बस इसीलिए पूछने चले आए कि आप सब ठीक तो है ना? हाँ भाइयों, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तुम जैसे भाइयों के होते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? कल्पना, देखो तो तुम्हारे देवर आए हैं। इनके लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम करो। कल्पना जैसी उठकर किचन की तरफ जाने लगती है, भास्कर उठता है और अरे भाभी जी, आप रहने दीजिए। कल्पना का हाथ पकड़ने के बहाने भास्कर उसके पास जाता है और उसके कान के पास जाकर, भाभी जी, आप ये मत सोचना कि हम आपकी फिक्र में यहाँ आए हैं, बल्कि हम तो ये देखने आए हैं कि उस आत्मा ने आपको अब तक जिंदा कैसे छोड़ दिया है। और भाइयों, तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मंजुलिका। अरे, मैं आपको ये बताना भूल ही गई कि कल फैक्ट्री से फोन आया था। कल्पना पृथ्वी को आगे कुछ भी बोलने से रोक लेती है। कुछ देर रुककर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। देखा, जिन्हें तुम मेरी जान का दुश्मन समझ रही हो, उन्हें हमारी कितनी फिक्र है। और तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हारा राज बताकर उनकी नजरों में तुम्हें गिराऊंगा नहीं। तभी कल्पना का फोन बजता है। वो बात करने के लिए बालकनी में चली जाती है। फिर उसी दिन शाम को बहाना बनाकर वो अपनी तीनों बहुओं, बेटों और पृथ्वी सिंह को गांव के बाहर वाले खंडहर में ले जाती है। खंडहर के बाहर 5-6 गाड़ियां खड़ी हैं। इतनी सारी गाड़ियां इस वीरान खंडहर में क्या कर रही हैं? शांत रहिए, सब पता चल जाएगा। तभी वहां पप्पू और संजय आते हैं, जो उन्हें खंडहर के अंदर ले जाते हैं, जहां कल्पना के तीनों ननद और देवर खड़े आपस में बातें कर रहे हैं। वो सभी दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। यार, जब से उस हवेली में मंजुलिका का साया आया है, मुझे तो वहां जाने में डर लगने लगा है। कहीं ये खबर उस शहर वाले खरीदार तक पहुंच गई तो हवेली की कीमत घट जाएगी। हाँ, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन पहले भैया से हवेली अपने नाम तो करवा ले। वो तो पूरे परिवार को लेकर हवेली पे कुंडली मार कर बैठ गए हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम जेठ जी को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते। उनके मरते ही हवेली का कोई वारिस नहीं बचेगा और उनका परिवार भाग जाएगा। बिल्कुल सही कहा। फिर हम 10 गुनी महंगी हवेली के वारिस हम बन जाएंगे और आपस में बांट कर खाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने भैया की बाकी फैक्ट्रियां और जमीनें हड़प ली थी। ये सुनते ही पृथ्वी का खून खौल उठता है। वो गुस्से में बाहर निकलकर सामने आते हैं। नीच इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने सिर्फ एक हवेली के लिए अपने सगे बड़े भाई को मारने का प्लान बना लिया। अरे भैया, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस करो। अब अपना ये झूठा नाटक बंद करो। मैंने अपने कानों से तुम्हारे गंदे इरादे सुन लिए हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। करो भैया, करो फोन। इस गांव की पुलिस भी हमारी जेब में है। जो काम हम हवेली में मंजुलिका के डर से नहीं कर सके, वो काम अब हम यहाँ इस खंडहर में करेंगे। तुम खुद चलकर यहाँ हमारी मौत के जाल में आए हो। जैसे तीनों पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, उनका पूरा परिवार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आ जाती हैं। दर्जनों पुलिस वाले खंडहर को घेर लेते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, ये लोग हमें मारने आए थे। तभी पुलिस कमिश्नर मनोहर उनके सामने आते हैं और
अपना मुंह बंद रखो भास्कर सिंह। मैं इस जिले का पुलिस कमिश्नर हूँ। जिस घूसखोर एसआई के दम पर तुम कूद रहे थे उसे मैंने सस्पेंड करके जेल भेज दिया है। मिसेस कल्पना सिंह ने मुझे समय रहते तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग और सबूत भेज दिए थे। अपने सगे भाई की हत्या की साजिश रचने और जालसाजी के जुर्म में तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाले बसंत, सुखेंद्र, भास्कर और उनकी पत्नियों को हथकड़ियां पहना कर ले जाते हैं। वे रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं। भैया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे सगे भाई हवेली के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं। अपने देवरों और देवरानियों को जेल भिजवाकर कल्पना अपने पूरे परिवार के साथ हवेली वापस आ जाती है। वो सभी हॉल में बैठते हैं। कल्पना टेबल पर मंजुलिका की ड्रेस, घुंघरू, मेकअप का सामान और आलता लाकर रखती है। मम्मी जी, वैसे मंजुलिका बनकर उनको डराने का आपका आइडिया बड़ा धमाकेदार था। आइडिया तो सिर्फ लालची देवर और देवरानियों को भगाने का था, लेकिन ये बात पूरे गांव में फैल गई और बेचारे गांव वाले भी डरने लगे। तो फिर अब हमें गांव वालों के सामने जाकर ये हकीकत बता देनी चाहिए कि हवेली में कोई भूत नहीं था। अरे नहीं, जो जैसा चल रहा है रहने दीजिए। इसी बहाने कोई खरीदार इस हवेली पर बुरी नजर नहीं डालेगा। मुझे ये पुश्तैनी हवेली किसी को नहीं बेचनी। ये हमारी धरोहर है और हमेशा हमारी ही रहेगी। सभी ठहाके मारकर हंसते हैं और रोज रात मंजुलिका बनाने वाली सास का राज किसी के सामने नहीं आता।